नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। 2024 लोकसभा के इलेक्शंस हमको ध्यान है, जिसमें भाजपा पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी और गठबंधन की सरकार बनी है। और हम जानते हैं कि उसका मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश, जहां पर भाजपा की सीटें घट करके लगभग आधी रह गई हैं। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजपूतों ने भाजपा का बहुत विरोध किया था। बहुत सारी सभाएं हुई, महासभाएं हुई, पंचायत महापंचायतें हुई और इस विरोध का नेतृत्व किया था ठाकुर पूर्ण सिंह ने। तो ठाकुर पूर्ण सिंह जी मेरे साथ हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो अलग उन्होंने उत्तर प्रदेश में जगाई थी। अब हरियाणा के इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है, तो क्या वो अलग वो जारी रखेंगे और क्या हरियाणा के राजपूतों को भी याद दिलाएंगे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। देखिए गौर साहब, ये क्या है ना, ये किसी इलेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, न इसका किसी चुनाव से कोई लेना देना है। ये लड़ाई स्वाभिमान की है। चुनाव आने से, सरकार बनने से या सरकार ना बनने से ये लड़ाई कभी समाप्त नहीं होगी। ये लड़ाई उन महापुरुषों की है जिन महापुरुषों ने इस देश को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी संपत्ति का बलिदान दिया, अपने स्वाभिमान के लिए इस कदर लड़े कि 14-14 साल, 18-18 साल के बच्चे कफन बांध के लड़ने के लिए केसरिया ध्वज के साथ गए। ये लड़ाई चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई चुनाव की सांसद विधायकों की नहीं है, ये लड़ाई स्वाभिमान की है। और जब तक स्वाभिमान की इस लड़ाई में हम लोग सरकारों को ये दिखाने में, ये समझाने में कामयाब नहीं होंगे कि ये देश सिर्फ और सिर्फ उन महापुरुषों का है, उन क्रांतिकारियों का है जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण दिए। ये उनका देश नहीं है जिन लोगों ने सत्ता पाने के लिए इस देश में एक भी आंदोलन नहीं करा, सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ कर बैठ गए। ये देश सिर्फ और सिर्फ क्रांतिकारियों का और उन महापुरुषों का है। इसलिए हरियाणा का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, भारत के किसी भी राज्य में या भारत में जब भी चुनाव होगा, तब तक हम लोग स्वाभिमान की इस लड़ाई को हमेशा लड़ते हैं। तो हरियाणा में आप क्या करने जा रहे हैं? मतलब आप राजपूतों का कोई आंदोलन वहां पे करेंगे? क्योंकि हरियाणा तो वो जगह है जहां पर कैथल प्रकरण हुआ, करनाल प्रकरण हुआ, सबसे ज्यादा संघर्ष जो है ये स्वाभिमान जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए हरियाणा में ही हुआ था। तो इन चुनावों में आप क्या करेंगे? देखो, लगभग जहां तक हमें समझ रहे हम, तो शायद 24 या 25 तारीख 24 या 25 तारीख में हम लोगों की हरियाणा की जो हमारी संघर्ष समिति है, आदरणीय कर्नल साहब हैं, विनोद राणा जी हैं और अन्य सभी जो हमारे संघर्ष के साथी हैं, जो संघर्ष समिति है, उनके जो चलाने वाले लोग हैं, शायद 24 या 25 कोई तारीख होगी, मैं अभी पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन 24 या 25 तारीख को हम लोगों की संघर्ष समिति और हरियाणा के सभी क्षत्रिय बंधुओं की, सभी जिम्मेदार लोगों की एक हम लोगों ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में हम निर्णय लेंगे कि पहली तारीख में चुनाव है। ये चुनाव में फिर कह रहा कि हमारी स्वाभिमान की लड़ाई है और स्वाभिमान को लड़ाई को लड़ते रहे। तो 24 या 25 तारीख में हम एक बड़ा डिसीजन लेंगे। हरियाणा में हमने पहले भी कहा था कि हरियाणा के गांव गांव, घर घर तक, व्यक्ति तक हम जाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि सरकारें तो हमेशा 75 साल से देश में बढ़ती आए, सरकारों से देश नहीं चलता। देश चलेगा व्यवस्था परिवर्तन से। सत्ता परिवर्तन ये बार बार हम लोग जो कर रहे, इससे आईना दिखाने का हम लोग प्रयास करें। लेकिन समस्या एक बात की है कि सरकारें अपना चेहरा देख के भी उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा और धूलती चेहरे पर आईना साफ करता रहा। हमारे कुछ जो भाई हैं, वो आज भी सरकारों को प्राथमिकता देने के लिए जन्म ले रखा उन्होंने। उन्हें ये नहीं पता कि भाई समाज बचेगा तो देश बचेगा। देश हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने अपने खून से सींच कर देश का निर्माण करा। ये लोग जो सुबह से शाम तक फेसबुक पर डरावे है ना बैठ के
ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, ये चीन। क्यों भाई? सरकार किस लिए बना रहे? सरकार इसीलिए तो बनाई जा ना कि लोगों की सुरक्षा हो, लोगों को चिकित्सा हो, लोगों को शिक्षा हो। सरकार इसलिए थोड़ी बनाई जा कि हर सरकार में 10 मंत्रियों का पता लगेगा कि साहब उनने 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया, वो भाग गया, उनने 10,000 करोड़ का घोटाला कर लिया, वो भाग गया, ये अधिकारी था इसका वहां बंगला पकड़ा गया। 5 साल तो सरकार सिर्फ इन मुद्दों पर काम करे कि पिछली सरकार में कितने नेता भ्रष्ट थे, कितने नेताओं के घोटाले खोलने हैं, कितने अधिकारियों को पकड़ना है। अरे जब तुम्हें 5 साल की घोटालों से ही निजात नहीं मिलती, तुम देश के लिए, जनता के लिए क्या करोगे? तो इसलिए ये लड़ाई किसी सरकार के परिवर्तन की नहीं, स्वाभिमान की लड़ाई है। और 24-25 तारीख में हम लोग हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, बड़ा निर्णय। यदि सरकार के काम नहीं बदले, मतलब क्या बड़ा निर्णय, क्या होगा ये निर्णय? होगा यही कि स्वाभिमान की लड़ाई को फिर लड़ेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में लड़ी, हरियाणा में लड़ी। हरियाणा में इस बार लड़ाई लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का नुकसान हुआ। तो इस बार प्रयास करेंगे कि यदि स्वाभिमान की लड़ाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी केथल की मूर्ति पे आज तक किसी प्रकार का कोई भी पर्दा नहीं गिरा गया। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है क्या सरकार? हाई कोर्ट से बड़ी है क्या सरकार? जब सरकार की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो दो समुदाय के बीच में इतने बड़ी दूरी को कम कर दे, तो उनका मतलब तो सरकार बनाने का है। समाज मरे, समाज गढ़े, समाज उनकी तरफ से कहीं जावे, मुकदमे लगे, उनका गौर साहब कोई मतलब नहीं है। उनका एक मकसद है हमारी सरकार कैसे बने, और हमारा मकसद है कि स्वाभिमान की लड़ाई को कैसे जीता है, और उसे जीतने का प्रयास करेंगे। अपने सब भाइयों के पास जाएंगे, अपने परिवार के पास जाएंगे, अपने परिवार के बुजुर्गों के पास जाएंगे, अपने परिवार की माताओं के बहनों के पास जाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि ये माता पद्मावती के स्वाभिमान की लड़ाई है, ये पृथ्वीराज चौहान के स्वाभिमान की लड़ाई है, ये मिहिर भोज जी के स्वाभिमान की लड़ाई है, महाराणा प्रताप के स्वाभिमान की लड़ाई है, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, मदन लाल ढींग देश की आजादी की लड़ाई है, लोकतंत्र की आजादी की लड़ाई। और इसे जब तक लड़ेंगे जब तक सरकारें ये स्वीकार नहीं करेंगी, कानून नहीं बनाएंगी कि देश में किसी भी मूर्ति के सामने जाति सूचक शब्द नहीं लिखा जाएगा, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो आपने कहा ये सत्ता परिवर्तन की और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, तो आपको लगता है कि सत्ता यदि बदल जाएगी तो आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? फिर लड़ेंगे भाई। आर्मी का तो काम लड़ने का है गोर साहब। सरकार किसी की भी रहे, बॉर्डर पे जो जवान बैठा उसे तो बेचारे को लड़ना है, उसे तो हर वक्त प्रहरी की तरह देश की रक्षा करनी है। हम लोगों को सरकार नहीं, हम कोई भी आवे, हम लोगों को तो सिर्फ लड़ना है, और लड़ना है स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए। तो आपको इतना लड़ना क्यों पड़ रहा है? सरकार इतना इग्नोर क्यों कर रही है? जबकि उत्तर प्रदेश में भी आपने विरोध किया, उसका असर भी हुआ, फिर भी आपको फिर लड़ना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? तो सरकार जो है ना, ये सरकार और जो सरकार में नेता बैठे, मैंने क्या बताया आपको कि इन लोगों को पिछली सरकार में कितने घोटाले हुए, कौन से नेता ने घोटाला करा, कौन आदमी पैसे लेकर चला गया, कौन सा अधिकारी घोटाले में लिप्त है, कौन से विभाग में घोटाला है, किस पे सीबीआई की जांच करवानी है, किसके यहाँ ईडी भेजनी है। सरकार का तो दिमाग वहां लगा हुआ है। सरकार का दिमाग वहां है ही नहीं कि इस दुनिया में कोई संघर्ष कर रहा, कोई लड़ रहा, कोई अपनी बात कह रहा, कोई स्वाभिमान के लिए लड़ रहा। सरकार के दिमाग में नहीं है। सरकार कह रही कि 400 पार तो हुई नहीं। अब 400 पार नहीं हुई तो सरकार अब विचार कर रही 400 पार क्यों नहीं हुई, 400 पार क्यों नहीं हुई। रोज समीक्षा बैठक हो रही, उन्हें कोई चिंता नहीं है कि 400 पार ना होने का कारण देश में ये जो आक्रोश है, इसकी वजह से 400 पार नहीं हुई। बस 400 पार क्यों नहीं हुई, जैसे कोई
पागल नहीं होता, पागल वो हर वक्त वो पागलों की तरह फिरे, सरकार से भी पागलों की तरह फिर रही सरकार बनाने के चक्कर में। इसलिए घोटाले घपले, सीबीआई, ईडी, ठिकड़ा, फलान सब धंधा इसमें बढ़ रहा। इसलिए उन लोगों का ध्यान नहीं है स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले लोगों पे। किसान तो आप लोग, शंभू बॉर्डर पे किसान बैठा हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि आप आरोप लगाओ कि ये किसान, मतलब ये किसान खालिस्तानी, ये किसान पाकिस्तानी, ये किसान चीनी, ये किसान अमेरिकन। अरे भाई हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे देश के बॉर्डर पे बैठा, वो कलकत्ता से, अमेरिका से, वो पता नहीं कहां से आए, आपके बॉर्डर पे बैठा, आपका फर्ज क्या है? यदि आप इतने दिनों में भी उन्हें नहीं समझा पाए तो हम नहीं समझते कि सरकारों का ध्यान किसान पे है, सरकार का ध्यान स्वाभिमान पे है, सरकार के सामने कौन लड़ रहा है इस बात पर ध्यान है। सरकार तो इस बात में लग रही, 400 का नारा दिया था, इसमें क्या गड़बड़ हुई, इस गड़बड़ को देखो। और हरियाणा का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव, इन्हें कैसे लपेट कर लावे, कैसे लोगों को फटावे, कैसे लोगों को समझा, बस इस विषय पर। तो स्वाभिमान की जो आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं जब तक जाति सूचक शब्द किसी मूर्ति पर नहीं लिखा जाएगा तब तक हम संघर्ष करेंगे, तो आपका संघर्ष केवल इसलिए है कि मूर्तियों पे जाति सूचक शब्द ना लिखे, या और भी मुद्दे हैं, मतलब इतिहास पुनर्लेखन, इतिहास शुद्धिकरण? गौर साहब, आप एक बात बताओ, हजारों वर्षों से ये देश आर्मी में, राजपूत रेजिमेंट में 50% गुज्जर हैं, 50% राजपूत। वो एक जगह होकर दोनों इस देश के बॉर्डर की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस रेजिमेंट का नाम है राजपूत रेजिमेंट। उस राजपूत रेजिमेंट में जाट, गुज्जर, यादव सब हैं। यूनिट का नाम है राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट है। हम कह रहे हैं कि जब हमारे दो परिवार के लोग, हमारे गुज्जर परिवार के लोग, राजपूत परिवार के लोग, जाट परिवार के लोग जब इस देश की रक्षा करने के लिए एक यूनिट में रह गए, एक बॉर्डर पर रह गए, हम लोग जब जिस देश की लड़ाई लड़ रहे, तो फिर मूर्तियों के सामने जाति सूचक शब्द क्यों भाई? और ये सरकार जब रेजिमेंट में 50% भर्ती करेगी, उन्हें पता है कि गुज्जर लड़ने वाली जाति है, राजपूत लड़ने वाली जाति है, तो मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि फिर क्यों कानून नहीं बनना चाहिए देश में कि एक भी मूर्ति के सामने जाति सूचक शब्द नहीं लिखा जा रहा। ये तो मेरे लिए भी अच्छा है ना, राजपूत के लिए, गुजरों के लिए भी अच्छा है, जाट समाज के लिए, देश के हर नागरिक के लिए अच्छा है कि देश का महापुरुष सभी जातियों का है, क्योंकि उसने देश के लिए लड़ाई लड़ी। इस देश के नाम के आगे जी क्या लिखा जाए उनके नाम के आगे? नहीं, क्षत्रिय सम्राट लिखो, हिंदू हृदय सम्राट लिखो, महान सम्राट लिखो, उनके बहुत नाम है, बड़े महान सम्राट लिखो, क्षत्रिय सम्राट लिखो, हिंदू हृदय सम्राट लिखो। जाति सूचक शब्द लिखने से उनकी गरिमा और उनके पद को छोटा करा जा, क्योंकि उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की लड़ाई लड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो वो लोगों का तर्क है कि क्षत्रिय लिखने का मतलब राजपूत ही हो जाता है। हम ये कह रहे हैं राजपूत रेजिमेंट में भी तो 50% है। अगर उन्हें पता है कि हिंदुस्तान का हर एक भाई भाई है, तो फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब कहां चले गए? हम सब लोग तो भारत में अगर रह रहे, हम लोग जब सरकार बनाए जब तो नहीं कहते हैं कि भाई मोदी जी कौन सी जाति के हैं, अमित शाह जी कौन सी जाति के हैं, योगी जी कौन सी जाति के हैं, नायब सैनी कौन सी जाति के हैं। हम तो कहते हैं भाजपा का मुख्यमंत्री बना। जब हमें पता है कि पार्टियों ने हम लोगों को बांट दिया, इसलिए हम कह रहे हैं कि पार्टी हमें ना बांटे, हमारा जातीय विद्रोह ना हो, हम सब भाई भाई बनकर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है। ये ईमानदारी से हम शुरू से कह रहे कि हमारी जाति का तो लड़ाई नहीं है, हम लोगों को राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ रही। राजनीतिक लोगों ने दो समाज के अंदर इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी कि राजनीतिक लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दो बड़ी जातियों को लड़ाने का काम कर रहे। इसलिए हम सरकार से कह रहे कि सरकार कानून बनावे
कि देश में किसी भी मूर्ति के सामने जाति सूचक शब्द नहीं लिखा जाए। और यदि जब तक ये कानून नहीं बनेगा, जब तक ये कानून नहीं बनेगा, जब तक हमारी लड़ाई जारी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आपने महापंचायती करी, काफी संघर्ष किया और उसका असर भी हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजपूतों की संख्या अच्छी खासी है। लेकिन क्या ये असर हरियाणा में पड़ेगा, क्योंकि वहां पर संख्या उतनी ज्यादा है नहीं? नहीं, हम कह रहे कि हरियाणा में संख्या क्यों नहीं है। हरियाणा में 1300 गांव हैं, एक भी सीट ऐसी नहीं है जिसमें क्षत्रिय समाज संख्या में नहीं। हो सकता है थोड़ा हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन एक भी विधानसभा, 90 विधानसभाओं में ऐसा एक भी विधानसभा नहीं है। मैं तो कह रहा कि हमारी 500 वोट है, मान लिया एक विधानसभा में, 500 से भी तो हार जा, 1000 से भी हार जा, कभी कभी तो एक ही वोट से हार जा। तो हम तो लड़ाई लड़ रहे हराने की, हम तो कोशिश करेंगे एक से हारे से 500 से हारे। लेकिन यदि हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो हमारा काम तो हराने का है, हराने। यही तो भ्रम था, ये भ्रम जो सरकारों को था कि हरियाणा में राजपूतों की संख्या कम है, इसी चक्कर में तो 5 सीट खो दी। और जो इन्हें ये पता होता कि संख्या कम नहीं है, इनकी संख्या बहुत है, तो ये जो 5 सीट इन्होंने खोई, शायद ये ना खोती। यहां जो 47 सीटों का उत्तर प्रदेश में इन्हें नुकसान हुआ, शायद ये नुकसान इन्हें ना होता। राजस्थान में जो 11 सीटों का इन्हें नुकसान हुआ, शायद ये ना होता। और पूरे देश में जो इनका ग्राफ गिरा, और ग्राफ गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई, शायद ये इन्हें समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र में भागीदारी को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए जातीय विद्रोह को बंद करें। तो हम हरियाणा में भी उसी तरह से आपके आंदोलन को देखेंगे, गांव गांव जाकर के पंचायतें, महापंचायतें, रैलियां, इस तरह से होगा क्या? अभी क्षत्रिय स्वाभिमान यात्रा हरियाणा में शुरू होगी। सितंबर में हम लोग शुरू करेंगे, अक्टूबर में चुनाव है और 1 तारीख का चुनाव है। 25 सितंबर तक 25 सितंबर तक हम टीम बनाएंगे, अलग अलग जिलों में, अलग अलग मंडल में, अलग अलग गांव पे, और सारी विधानसभाओं में जाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अपने माता, अपने बहन, अपने बुजुर्ग, अपने भाइयों को समझाने का प्रयास करेंगे कि ये क्षत्रिय समाज की राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये क्षत्रिय स्वाभिमान की लड़ाई है, और क्षत्रिय स्वाभिमान इस लड़ाई को हमेशा लड़ता रहेगा। तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि मतलब बीजेपी के खिलाफ वोट दें या कांग्रेस के पक्ष में वोट दें, क्योंकि वहां पर मुकाबला कांग्रेस बीजेपी का ही है मुख्य रूप से? ये 24-25 तारीख में तय करेगी संघर्ष समिति। मैं तो छोटा सा सिपाही हूं, जो भी आदेश कर देंगे उसका पूरा पाड़ूंगा बस। जो भी जहां भी जिस मोर्चे पे बैठा देंगे उसी मोर्चे पे लड़ने का काम करूंगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और बताने के लिए कि हरियाणा में क्या कार्य योजना रहेगी, और आने वाला समय बताएगा कि आप किस प्रकार कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।